नमस्कार दोस्तों, मंथन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अपन आज नया चैप्टर चालू करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर का। तो ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर पढ़ने के लिए अपन को छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं एक बार ये आपको मानता हूँ कि आपको जैसे लेंज का नियम है, फैराडे के नियम है, ये थोड़ा बहुत तो पता होगा ही। और हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फैराडे का नियम क्या है, फर्तम नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है और लेंज का नियम क्या है। और किसी कुंडली में यदि करंट फ्लो होती है तो वो कुंडली चुंबक बनती है, और चुंबक बनती है तो उसके दो उसमें से चुंबक का मतलब है उसके ध्रुव बनते हैं, एक एन ध्रुव बनेगा और एक एस ध्रुव बनेगा। तो कौन सा ध्रुव उसका एन बनेगा, कौन सा एस बनेगा, एन एस का अपन को पता लगना चाहिए। इसी वजह से फिर अपन ट्रांसफॉर्मर बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मर के बारे में तो आप सारे जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है, लो वोल्टेज को उच्च में चेंज करता है, मतलब हायर को लो में, लो को हायर में चेंज करता है। ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर करंट चेंज नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर पावर चेंज नहीं करता। ओनली क्या चेंज करता है, वो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में रूपांतरित करता है और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में रूपांतरित करता है। अब ये फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करता, ये करंट चेंज नहीं करता, ये पावर चेंज नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, इसका कारण तो जानने के लिए अपने थोड़ा सा ढंग से डीप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ भाई, फैराडे का नियम बताता हूँ। फैराडे के दो नियम है, हालांकि फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का दूसरा नियम, जो दोनों अपन ज़्यादा डीप से पढ़ेंगे ना। तो ज़्यादा डीप से कहाँ पढ़ेंगे अपन, एक चुंबक का चैप्टर है अपना अलग से सेपरेट, विद्युत चुंबक का चैप्टर, उसमें अपन फैराडे का दोनों नियम, लेंज का नियम है और हेलिक्स का नियम है, सारे नियम अपन वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम फैराडे का प्रथम नियम, और दूसरा कौन सा है, द्वितीय नियम। एक बार मैं आपको कोई एक स्पेशली नॉर्मल एक मतलब ट्रांसफॉर्मर समझने के लिए नॉर्मल तरीके से मैं आपको एक और नियम बता रहा हूँ कि प्रथम नियम क्या है। प्रथम नियम ये है कि प्रथम नियम को देखो एक बार हल्का, ये ज़्यादा दिमाग पर जोर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा नियम है, थोड़ा सा समझना है हल्का सा अपन को कि जैसे मैं एक चुंबक लेता हूँ, क्या लेता हूँ, एक चुंबक, स्थायी चुंबक ले ली मैंने। और आप चुंबक के बारे में आप जानते हैं कि चुंबक का एक एन ध्रुव होता है, एक एस ध्रुव होता है। अब चुंबक का एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है, तो आपको इतना नॉलेज है ही भाई, एन ध्रुव से चुंबक के फ्लक्स यूँ बाहर निकलता है, यूँ बाहर निकलता है, यूँ बाहर निकलता है, यूँ निकलता है, और ये फ्लक्स घूमकर वापस एस ध्रुव की ओर आता है। ऐसा अपन 10th क्लास में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना भाई। चुंबक के बाह्य परिपथ में फ्लक्स एन से एस की ओर चलता है और आंतरिक परिपथ में फ्लक्स एस से एन की ओर चलता है। इससे कोई मतलब नहीं है एस से एन की ओर है या कौन सी तरफ है। अपन को एक बार ध्यान देना कि ये चुंबक है, ये इस तरह है, इस चुंबक को अपने इस तरह रख रखा है, इसको अपने इस तरह रखा है, एक जगह पड़ी है ये चुंबक, ये मान के चलो। और इसके पास में मैंने कोई दूसरी कुंडली रख दी, क्या रख दी, कोई दूसरी इस प्रकार से कुंडली रख दी, क्या रख दी, दूसरी कुंडली रख दी। अब देखो ये कुंडली भी इस तरह है, चुंबक भी इस तरह है। चुंबक का फ्लक्स कुंडली से लिंक हो रहा है, मतलब चुंबक के फ्लक्स की जो लाइनें हैं इस कुंडली से लिंक हो रही है, लेकिन इस फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन कब होगा, या तो इस स्तर चुंबक के सामने इस कुंडली को अपनी यूं हिलाएं, इसके सामने गति करवाएं, या स्तर कुंडली के सामने चुंबक को गति करवाएं, या दोनों को आपस में सापेक्ष गति करवाएं। तो कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन के कारण इस कुंडली में अपने आप ही एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। और उस वोल्टेज को बोलते हैं अपन विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। बस विद्युत वाहक बल को आप ई से डिनोट कर दो, यदि इसको वोल्टेज बोलो तो आप इसको वी से डिनोट कर दो। तो प्रथम नियम तो छोटा सा नियम ही है। इसकी परिभाषा दे तो क्या दे, किसी ऐसे बोलते हैं कि किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये तो नॉर्मल सा नियम है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम को देखो आप। तो प्रथम नियम के बारे में क्या है, किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स है या फ्लक्स में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, इसको थोड़ा समझो आप। दूसरा नियम यह है कि जैसे मैं इस पर ज़्यादा एक बार जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मर के लिए हल्का सा नॉलेज में ला रहा हूँ आपके। ये एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है, ये स्तर चुंबक है। क्या है, स्तर चुंबक है। एग्जाम्पल तो बहुत सारे इसके लिए स्तर चुंबक है, इसका फ्लक्स यूँ निकल रहा है, इसका फ्लक्स से वो मान के लो एन से एस की ओर यूँ फ्लक्स निकल रहा है। अब इसके सामने मैं कोई कुंडली रखता हूँ और मान के चलो कुंडली भी इस तरह है और चुंबक भी इस तरह है। चुंबक का फ्लक्स कुंडली से लिंक हो रहा है, क्या हो रहा है, कुंडली से लिंक हो रहा है। दोनों इस तरह है, ये भी इस तरह, ये भी इस तरह। क्या इसमें विद्युत वाहक बल पैदा होगा, इसमें विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा। और यदि कुंडली को अपन ने गति करवा दी, चुंबक को गति करवा दी, दोनों को सापेक्ष गति करवा दी, तो इस कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब है कुंडली से जो फ्लक्स जुड़ रहा है वो कम ज्यादा, कभी फ्लक्स की 100 लाइनें जुड़ी, कभी 80, कभी 60, कभी 30, मतलब इस फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये तो फैराडे का प्रथम नियम है। क्या नियम है? फैराडे का प्रथम नियम है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका यह है कि जो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा ना, मतलब दूसरा नियम जब प्रथम नियम के अनुसार तो कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा नियम क्या है कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा, जो इसमें वोल्टेज पैदा होगा ना वो इस परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा। मतलब है उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। मतलब इसमें जितना भी वोल्टेज पैदा होगा, E बोल दो या V बोल दो, ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। तो ये समानुपाती का चिन्ह है और इसको परिवर्तन दर को अपन d/d की फॉर्म में दिखाते हैं, ऊपर भी d नीचे भी d, जिसमें चेंज हो रहा है, किसमें हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो फाई दिखा दो, किसके साथ चेंज हो रहा है? समय के साथ, तो d∅/dt। तो कहना का मतलब दूसरा नियम यह है कि किसी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। क्या है? d∅/dt। ठीक है। अब यहाँ से यदि अपन ये समानुपाती चिन्ह उठाएं तो आ जाएगा माइनस का चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार। अब ये तो लेंज के नियम में पढ़ेंगे, माइनस का चिन्ह कहाँ से आया? एन मतलब जो वोल्टेज पैदा होगा वो कुंडली पे जो घेरे हैं, टर्न्स हैं, उन पर भी निर्भर करेगा। तो ये एन आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, और बाकी ऐसा का ऐसा d∅/dt। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या है? ये है दूसरा नियम। क्या है? ये किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, फैराडे का प्रथम नियम। और दूसरा नियम क्या कहता है? कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किसके कारण? फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये फैराडे का दूसरा नियम है। ये एक बार मैं आपको थोड़ा सा बीच में से हिंट देता हूँ। देखो ये परिवर्तन की दर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं अपन, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ इसको। ये टॉपिक आएगा अपना चुंबक का चैप्टर, फिर वहाँ पर इसको अपन डीप से पढ़ेंगे। देखो अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर अपने परिवर्तन की दर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं? परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, परिवर्तन किसी में भी हो उसको अपन हमेशा d/d की फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है। ये है तो अवकलन गणित जो 12वीं क्लास में चलती है, लेकिन मैं एक IIT स्टूडेंट के पर्पज के हिसाब से बता रहा हूँ कि भाई वो अवकलन गणित जानते नहीं हैं, तो आप इसको इस प्रकार से समझो, परिवर्तन की दर को तो कभी आपकी दिक्कत नहीं आएगी। परिवर्तन किसी में भी हो उसको अपन d/d की फॉर्म में लिखते हैं। जिसमें भी परिवर्तन होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जिसमें भी परिवर्तन होता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जिसके साथ परिवर्तन होता है उसको अपन नीचे लिखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, एग्जाम्पल क्या है? फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है। तो चेंज कौन हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स को आप यहाँ लिख दो फाई। किसके साथ चेंज हो रहा है? टी के साथ, में टी मतलब टाइम के साथ, और टी यहाँ लिख दो। तो ये क्या है? d∅/dt। इसका मतलब क्या होगा? ये फ्लक्स परिवर्तन की दर है। अब देखो जैसे अब देखिए अपन धारा परिवर्तन की दर देखते हैं, मतलब तो d/d, धारा समय के साथ चेंज हो रही है, तो चेंज कौन हो रही है? धारा। तो धारा को यहाँ लिख दो, करंट को यहाँ लिख दिया। किसके साथ चेंज हो रही है? समय के साथ, तो आप टाइम को यहाँ लिख सकते हैं t। तो ये क्या होगी? धारा परिवर्तन की दर समय के साथ। ये क्या होगी? फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब ये जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको d/dt तो आ गया। वोल्टेज हो समय के साथ चेंज हो रहा, तो ये क्या होगी? वोल्टेज परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर, और ये फ्लक्स परिवर्तन की दर। ठीक है भाई। तो परिवर्तन किसी में भी हो, परिवर्तन की दर को अपन दिखाना है अपन को कागजों में एक शॉर्टकट में, तो अपन को ऊपर d नीचे d, और यहाँ जिसमें परिवर्तन होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जिसके साथ होता है उसको यहाँ लिखते हैं। वैसे है ये अवकलन गणित, मैंने पहले बता चुका हूँ अवकलन गणित है। ये IIT स्टूडेंट पढ़ते नहीं है, इसलिए वो मैं बताना थोड़ा सही नहीं समझता। ठीक है। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या है? देखो प्रथम नियम तो क्या है?
एक सिंपल सी परिभाषा है, किसी कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। या कहें कि किसी कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होने पर कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वो विद्युत वाहक बल वोल्टेज ही तो है, वो वोल्टेज भी परिवर्तनशील वोल्टेज ही होगा। वो वोल्टेज इसी प्रकार का वोल्टेज होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, फैराडे का प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या है कि जो प्रथम नियम के अनुसार कुंडली में वोल्टेज पैदा होता है ना, और वो कितना होता है, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ई, अभी भी पढ़ा ना, ई समानुपाती डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती है। अब यहाँ से समानुपाती चिन्ह यदि अपन यहाँ से हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह माइनस का चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार आ जाए, एंड कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो आप इतना अब जो ट्रांसफॉर्मर में पढ़ते हैं अपन प्राथमिक कुंडली में, सेकेंडरी कुंडली में, तो विद्युत वाहक बल को अपन इस समीकरण से तो दिखाते हैं ना, फिर इस समीकरण से दिखाते दिखाते सोल्व करते करते फिर अपन दूसरी समीकरण निकाल लेते हैं, वोल्टेज की समीकरण क्या होती है। तो फैराडे का दूसरा नियम, प्रथम नियम, नॉर्मल परिभाषा में समझाया मैंने। अब एक बार अपन कुंडली के ध्रुव ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, कुंडली के ध्रुव। तो ध्रुव जानने के लिए अपन को थोड़ा सा हेलिक्स का नियम पढ़ना पड़ेगा। हेलिक्स का नियम, हेलिक्स हेलिक्स लॉ, हेलिक्स का नियम। जैसे मैं कोई एक लेमिनेटेड आयरन कोर है, लेमिनेटेड में लेमिनेशन किया हुआ इस पर, और इस कोर पर मैं एक चुंबक एक कुंडली लपेटता हूँ। क्या लपेटता हूँ, इस पर एक कुंडली लपेटता हूँ यूँ। ऐसे ऐसे इसको यहाँ से एक बार मैं करंट दे रहा हूँ, यहाँ से डीसी करंट दे रहा हूँ, ताकि चुंबक, डीसी करंट क्यों दे रहा हूँ कि डीसी की धारा की दिशा चेंज नहीं होती, इसे एक दिशा में करंट फ्लो होती है, इसलिए फ्लक्स में चेंज ना हो। अभी इसी कुंडली को मैं, कुंडली का जो सेंस है वो मैं चेंज कर देता हूँ, लपेटने का तरीका चेंज कर देता हूँ। इसमें देखो कुंडली मैंने ऊपर से लपेटी है यूँ, ऊपर से, और इसमें कुंडली में नीचे से लपेटता हूँ, यहाँ से यूँ। इधर से धारा देते हैं अपन, प्लस माइनस। ठीक, इसमें भी करंट इधर से जाएगी, प्लस से माइनस की ओर करंट जाती है, इसमें भी करंट इधर से जाएगी, प्लस से माइनस की ओर करंट जाती है। तो दोनों कुंडलियों में आपको फर्क क्या दिख रहा है? फर्क मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को थोड़ा सा फर्क दिख रहा है कि इनके लपेटने का तरीका अलग अलग है दोनों का। इस कुंडली को मैंने ऊपर से यूं लिया है, इस कुंडली को नीचे से मैंने यूं लिया है। इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी तो ये कुंडली चुंबक बनेगी, इस कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली चुंबक बनेगी। अब चुंबक तो दोनों बनेगी, जब चुंबक बनेगी तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव, और दूसरा कौन सा होता है, एस ध्रुव। तो कौन सा सिरा इसका एन ध्रुव बनेगा, कौन सा एस ध्रुव बनेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अपन ने एक नियम पढ़ते हैं जिसका नाम है हेलिक्स का नियम। क्या नाम है? हेलिक्स का नियम। हेलिक्स का नियम एक सीधी परिभाषा, नॉर्मल, पर अपन को तो क्या है, समझना है, ध्रुव ज्ञात करना है, एकदम एग्जैक्ट परिभाषा, एकदम किताबी परिभाषा पढ़ने का बाद का टाइम है। अपन को तो ये समझना है कि कौन सा एन ध्रुव है, कौन सा एस ध्रुव है। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही कुंडली को, किसी धारावाही का मतलब है करंट कैरिंग कोयल, मतलब जिस कुंडली में करंट प्रवाहित हो रही, किसी धारावाही कुंडली को दाहिने हाथ में, ये दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ो ऐसे कि चारों अंगुलियां कुंडली में धारा की दिशा दिखाए। क्या दिखाएं? चारों अंगुलियां कुंडली में धारा की दिशा दिखाए। तो ये अंगूठा अपने आप ही एन ध्रुव को बताएगा। किसको बताएगा? अपने आप ही एन ध्रुव को बताएगा। एक बार फिर बता देता हूँ, किसी धारावाही कुंडली को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ा जाए कि चारों अंगुलियां कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बताए, तो ये अंगूठा कुंडली का एन ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, देखो इस कुंडली में देखो धारा इधर से यूँ प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ। देखो इधर से करंट यूँ जा रही है, फिर नीचे से इधर से घूम के करंट वापस यूँ आ रही है, फिर इधर से यूँ जाकर नीचे से होकर फिर करंट यूँ आ रही है, फिर 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 घूम के करंट वापस इधर से होकर यूँ करंट फ्लो हो रही है। इसमें फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही। तो अब इस कुंडली को
कैसे पकड़ना है, इस प्रकार से पकड़ना है कि चारों अंगुलियां धारा दिशा दिखाई। तो देखो इस कुंडली में यहाँ अपन बाहर की तरफ इसकी सरफेस पर ये करंट देखो ऊपर की ओर जाती हुई दिख रही है ना अपन को। तो इस कुंडली को अपन इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, देखो चारों अंगुलियां धारा की दिशा में है कि नहीं है, यूं है, धारा की दिशा में है। तो अंगूठा किधर है मेरा, अंगूठा इधर है। इसका मतलब है ये क्या बनेगा, एन ध्रुव बनेगा। क्या बनेगा, एन ध्रुव। अब ये एन ध्रुव बन गया तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, एस ध्रुव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस ध्रुव बन जाएगा। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो ये हाथ है, अंगूठा है, ये अंगुली, ये बड़ी अंगुली, ये वो, ये छोटी वाली अंगुली, ये चारों अंगुलियां धारा की दिशा बताती है करंट। तो ये क्या बताएगा, एन ध्रुव को प्रदर्शित करेगा। अब इस कुंडली पर आओ, देखो दोनों कुंडलियों में करंट की डायरेक्शन सेम है। इसका एन ध्रुव ये बना, एस ये बना, लेकिन इस कुंडली का एन ध्रुव ये बनेगा, एस ये बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उसको जो लपेटने का जो तरीका है वो इससे डिफरेंट है। देखो करंट इस कुंडली में भी इधर से जा रही है, इसमें भी इधर से जा रही है, इसमें इधर से जाकर और इसमें नीचे से जाकर वापस करंट, देखो नीचे से गई करंट यूं आ रही है, फिर अंदर जाकर फिर करंट यूं आ रही है, यूं, इसमें करंट यूं फ्लो हो रही है। वही हेलिक्स का नियम लगाओ, किसी धारावाहिक कुंडली को दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ो कि चारों अंगुलियां धारा की दिशा बताइए, तो अंगूठा अपने आप ही क्या बताएगा, एन ध्रुव को बताएगा। तो इसमें तो धारा नीचे की ओर आ रही है, तो अंगुली को नीचे करना है अपन को। तो नीचे ऐसे नहीं करना है अपन को, क्या करना है, इसको नीचे से यूं पकड़ो, देखो अंगुलियां नीचे की ओर नहीं है क्या, या आप या इसको ऐसे पकड़ लो, मतलब धारा की दिशा में चारों अंगुलियां होनी चाहिए। इधर धारा की दिशा में अंगुलियां हैं, तो ये अंगूठा अपने आप ही इधर क्या हो गया, ये एन ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे ध्रुव हो गया। ठीक है ना। तो इतना सा थोड़ा सा अपन को नॉलेज होना चाहिए कि कुंडली के ध्रुव कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, अब की बार इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं, करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं। जैसे लेमिनेटेड कोर है, दूसरे कलर से लेने दो एक बार, इसमें दिखेगा नहीं। पहले वाली कुंडली है जो अपने पहले ली थी, अब की बार अपन इसमें करंट की डायरेक्शन, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। अब देखो इसमें करंट इधर से जा रही है, यूं प्लस से करंट माइनस की ओर आती है, इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, तो इधर से ये धारा जाकर नीचे से फिर वापस यूं आ रही है, 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 नीचे से जाकर वापस यूं, इसका मतलब करंट इसमें इस प्रकार से फ्लो हो रही है। तो इसका ध्रुव याद करना है, धारा की दिशा के एरो लगे हुए हैं, इसकी तरफ चारों अंगुलियां कर दो और अंगूठा अपने आप ही किसको बताएगा, एन ध्रुव को बताएगा। तो देखो यूं कर दो, या आप इसको यूं कर सकते हो, यूं कर दो ना, चारों अंगुलियां धारा की दिशा में है, तो अंगूठा किधर है, इधर अंगूठा है, तो ये क्या बन गया, एन ध्रुव है, और ये क्या बन गया, ऑटोमेटिक ही एस ध्रुव है। ठीक है भाई, हेलिक्स का नियम अपने हल्का सा जान लिया। अब बात आती है लेंज के नियम की। तो लेंज का नियम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ते हैं, लेंज का नियम क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना लेंज का नियम। लेंज लॉ, लेंज का नियम। इसकी परिभाषा तो बहुत छोटी सी है भाई, छोटी सी परिभाषा है। इंग्लिश में बोले तो वेरी काज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, हिंदी में बोले तो जिसके कारण जो पैदा हुआ वो उसी का विरोध करेगा। अब जिसके कारण पैदा हुआ वो उसी का विरोध करेगा, ये तो एक छोटी सी परिभाषा है, लेकिन लेंज का नियम रियल में काम कैसे करता है, इस नियम को बहुत बढ़िया तरीके से तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अपने विद्युत चुंबकीय चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं एक बार हल्का सा लेंज का नियम बता रहा हूँ ताकि अपन ट्रांसफॉर्मर में बढ़िया तरीके से ये काम आ सके, ट्रांसफॉर्मर बढ़िया तरीके से पढ़ सके। ठीक है। फैराडे का देखो, फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रथम नियम एक सिंपल परिभाषा है, मतलब कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में वोल्टेज पैदा हो जाएगा। वो वोल्टेज भी कैसा होगा, इसी प्रकार का ही होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि कुंडली में जो वोल्टेज पैदा होगा किसके कारण होगा भाई, ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण होगा। तो वोल्टेज पैदा होगा वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। ये फैराडे का दूसरा नियम आ गया।
अब क्या पढ़ना है अपन को, लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या कहता है कि जिसके कारण जो पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। उदाहरण के लिए जैसे एक मैं यहाँ चुंबक रखता हूँ, ये चुंबक रखी मैंने, ये एन ध्रुव है इसका और ये एस ध्रुव है, और मैं एक लेमिनेटेड आयरन कोर पर एक कुंडली रखता हूँ इधर से ही। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक कुंडली ली है, ठीक है। और इस कुंडली को एक बार मैं एक काम करता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ। मैं क्या कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ। ये डायग्राम आपको 10वीं क्लास की विज्ञान में भी मिलेगा, जहाँ यहाँ पर एक छोटा सा गैल्वेनोमीटर लगा होता है। अपन गैल्वेनोमीटर नहीं लगाते हैं अपन, तो अपने तरीके से एक बार इसको पढ़ते हैं, समझना है थोड़ा सा कि इसको समझे कैसे। इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ये चुंबक भी इस तरह है, कुंडली भी इस तरह है। एक बार इस तरह अवस्था में अपन देखते हैं, मानना कि चुंबक का फ्लक्स है वो इस प्रकार से फ्लक्स निकल रहा है इसका यूं। इस प्रकार से फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। एक बार ऐसे देख लो इसको आप। चुंबक भी इस तरह है, कुंडली भी इस तरह है। चुंबक का फ्लक्स कुंडली से जुड़ रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा। मान के चलो कि यहाँ से फ्लक्स की, इस एन ध्रुव से फ्लक्स की टोटल 100 लाइनें, 100 चुंबकीय लाइनें निकली यहाँ से, और कुंडली से मान के चलो 60 लाइन टच हो रही है। कितनी लाइन टच हो रही है, 60 लाइन इसे लिंक हो रही है, जुड़ रही है। लेकिन जो 60 लाइन जुड़ रही है वो 60 की 60 ही जुड़ रही है, क्योंकि चुंबक और कुंडली दोनों स्तर है, दोनों स्तर है। तो इस जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। जब इसमें परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली में विद्युत आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, नहीं होगा ना। कुंडली में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो कुंडली में विद्युत आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन इस स्तर चुंबक के सामने यदि अपने इस कुंडली को गति करवाएं तो कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, होगा कि नहीं होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली में वोल्टेज भी पैदा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, ये चुंबक को तो मैंने स्तर मान लिया, क्या मान लिया, इसको तो स्तर मान लिया, और एक काम करता हूँ, इस कुंडली को मैं धीरे धीरे इस तरफ गति करवाता हूँ। किस तरफ, इस तरफ गति करवाता हूँ धीरे धीरे। जब मैं इस कुंडली को इधर गति करवाता हूँ तो जैसे जैसे ये पास में आती जाएगी, कुंडली चुंबक की तरफ पास में आती जाएगी, तो कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में वृद्धि होती जाएगी कि नहीं जाएगी भाई। बस जुड़, जब पहले फ्लक्स की कितनी लाइन जुड़ रही थी, 60 लाइन जुड़ रही थी भाई। कितनी जुड़ रही थी, 60 लाइन जुड़ रही थी। जैसे जैसे मैं कुंडली को चुंबक की ओर लेके आऊँगा तो जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, मतलब ये फ्लक्स की लाइनें बढ़ेगी। 60 से 61, 62, 65, 70, 80, 90 बिल्कुल पास में ले आऊँगा, 100 तक पहुँच जाएगी कि नहीं पहुँचेगी। इसका मतलब है जैसे जैसे मैं कुंडली को इधर लेके आऊँगा, कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी, और जिस कारण इसमें वोल्टेज पैदा हो जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन होने पर क्या पैदा हो जाएगा, वोल्टेज पैदा हो जाएगा। और वोल्टेज कितना होगा, अभी अभी अपन ने पढ़ा फैराडे के दूसरे नियम में, -N dφ/dt, ये इतना वोल्टेज पैदा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये पैदा हो गया, हो गया, ये पैदा हो गया। अब लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम क्या कहता है कि जिसके कारण जो पैदा हुआ उसी का विरोध करेगा। जैसे जैसे मैं कुंडली को चुंबक की ओर लेके आऊँगा, फ्लक्स में वृद्धि होगी। क्या होगी, फ्लक्स में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुंडली में वोल्टेज पैदा होगा। जैसे जैसे वृद्धि होगी, इसका मतलब है लेंज के नियम के अनुसार ये कुंडली फ्लक्स में जो वृद्धि हो रही है ना, उस वृद्धि का विरोध करेगी। क्या करेगी, वृद्धि का मतलब कुंडली को अपन इधर लेके आ रहे हैं तो कुंडली वापस दूर जाने की कोशिश करेगी। क्या करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी। इसका मतलब इसका विरोध कर रही है, दूर जाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब है दूर कब जाएगी भाई कुंडली, चुंबक का ये एन ध्रुव है, और तो इसका अपने आप ये कुंडली चुंबक बनेगी, इसका ये ध्रुव भी एन बन जाएगा, अपोजिट ध्रुव बन जाएगा, मतलब सेम ध्रुव बन जाएगा। यहाँ पर ये और ये भी एन बन गया, इसका भी एन बन गया। अब एन एन में प्रतिकर्षण होता कि नहीं होता, तो ये कुंडली ये एन बन गया तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, ये एस ध्रुव बन जाएगा, एस ध्रुव बन जाएगा ना।
भाई अब आप कहोगे सर ये कुंडली चुंबक कैसे बनी? यार भाई चुंबक तो इसलिए बन गई कि भाई जैसे इसको इधर गति करवाऊंगा तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का मतलब क्या है? इसमें वोल्टेज पैदा हो गया, और कुंडली को मैंने शॉर्ट कर रखा है तो कुंडली में करंट भी आ जाएगी। अब इस कुंडली में करंट किधर से आएगी? करंट किधर से आएगी? वो तो लेंज का नियम बताएगा। वो तो क्या बताएगा? लेंज का नियम बताएगा। एक बार दोबारा देखो, हल्का सा थोड़ा सा देख लो दोबारा, कि जैसे जैसे कुंडली को मैं इधर गति करवाऊंगा कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में वृद्धि होगी। वृद्धि का मतलब परिवर्तन होगा। लेंज के नियम के अनुसार इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें वोल्टेज भी पैदा होगा कि नहीं? अब वोल्टेज, लेंज का नियम कहता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल। उत्पन्न विद्युत वाहक बल उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण पैदा हुआ। इसका मतलब है मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो कुंडली वापस दूर जाने की कोशिश करेगी। दूर कब जाएगी? जब इसका एन ध्रुव है तो इसका भी एन ध्रुव होगा, तभी दूर जाएगी, क्योंकि एन एन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ये एन ध्रुव बन गया तो ये क्या बन गया? ऑटोमेटिक क्या बन गया? एस ध्रुव बन गया। अब ये एन बन गया और ये एस बन गया तो आप अपने आप इस कुंडली में जो धारा प्रवाहित होगी, विद्युत वाहक बल होगा, उसकी दिशा निकाल सकते हो आराम से। पता है ना, अभी भी बताया मैंने इसका नियम। ये एन ध्रुव है तो एन की तरफ अंगूठा कर दो। इसका मतलब है इस कुंडली में करंट है, वो करंट किधर जा रही है? देखो इधर अंगूठा, ये एन है, इसका मतलब इधर मैं अंगूठा कर दूं, चारों अंगुलियां मेरी ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब इसमें धारा यूं जा रही है, इसमें करंट है। इस प्रकार से इधर से करंट आकर यूं प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब प्लस ये हो गया और माइनस ये हो गया। मतलब जिस सिरे से धारा बाहर निकली उसको अपन प्लस दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो वोल्टेज पैदा हुआ वो वोल्टेज है, वो ये वोल्टेज है, और ये विरोध कर रही है। विरोध कारण है ये माइनस का चिन्ह अपन विरोध के कारण दिखाते हैं कि भाई जिसके कारण जो पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। इसकी टोटल बहुत सारी स्टेप है, 18 स्टेप है। अभी एक नॉर्मल स्टेप बता रहा हूँ आपको। एक मैंने इसकी 18 स्टेप बना रखी है समझाने के लिए, तो अभी तो मैं शॉर्ट में एक नॉर्मल से तरीके से समझाऊँ कि आप ट्रांसफॉर्मर ऑनलाइन पढ़ोगे ना थोड़ा बहुत तो एक बार समझ में आएगा आपके, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से एक बार इरेज कर देता हूँ। अब देखो थोड़ा सा इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और ले लूँ तो आपकी बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब की बार मैं कुंडली को दूर ले जाऊँगा। किधर ले जाऊँगा? कुंडली को दूर ले जाऊँगा। जैसे ये चुंबक है, क्या है? ये चुंबक है, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है। यहाँ पर लेमिनेटेड कोर पर कोई कुंडली लपेटी हुई है। इस प्रकार से कुंडली को मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? शॉर्ट। ऐसे मान के लो इस प्रकार से इसका फ्लक्स जा रहा है, इस प्रकार से इसका फ्लक्स निकल रहा है। माना कि चुंबक के एन ध्रुव से फ्लक्स की 100 लाइन निकलती है और इस कुंडली से 60 लाइन टच हो रही है। कितनी हो रही है? 60 लाइन लिंक हो रही है, टच हो रही है, जुड़ रही है, जो भी है। कुंडली भी इस तरह है, चुंबक भी इस तरह है, तो जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब मैं इस कुंडली को चुंबक से दूर गति करवाता हूँ। जब इसको मैं इधर गति करवाऊंगा तो कुंडली चुंबक से दूर चली जाएगी, धीरे धीरे दूर जाएगी। फ्लक्स की जो लाइनें इसे जुड़ रही है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी कि नहीं जाएगी भाई? कम होती जाएगी धीरे धीरे। मतलब जैसे जैसे दूर ले जाऊंगा फ्लक्स की लाइनें जो से जुड़ रही है वो 60 की बजाय 60 से 50, 40, 30 पर आएगी। 30 चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? जैसे जैसे फ्लक्स में कमी आएगी, मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो कुंडली में यहाँ पर विद्युत वाहक बल पैदा हो गया। वो कितना हो गया? अभी भी पढ़ा अपन ने, -N d∅/dt। ये विद्युत वाहक बल पैदा हो गया। अब ये विद्युत वाहक बल पैदा हो गया ना, तो लेंज क्या कहते हैं? लेंज के नियम के अनुसार जो ये विद्युत वाहक बल पैदा हुआ ये उन कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण पैदा हुआ। ये पैदा किसके कारण हुआ? कुंडली को चुंबक से दूर ले जाने के कारण हुआ। कैसे हुआ? दूर ले जाने के कारण, मतलब एक मतलब समझा रहा हूँ एक अलग तरीके से। दूर ले जाने का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन। परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? फ्लक्स में कमी आई तो ये कमी का विरोध करेगा। इसका मतलब है ये कुंडली लेंज के नियम के अनुसार कुंडली वापस इसकी ओर आकर्षित होने की कोशिश करेगी। तो इसकी ओर आकर्षित कब होगी? जब ये कुंडली का एस ध्रुव बन जाए, क्योंकि एन तो ऑलरेडी है, अब ये एस बन जाएगा तो इसकी ओर आकर्षित होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब है एन और एस में आकर्षण होता है, तो ये एस बन गया तो ये ऑटोमेटिक क्या बन गया? ये एन ध्रुव बन गया। क्या बन गया? एन ध्रुव बन गया। अब इसका एन ध्रुव और एस का पता चल गया तो उस कुंडली में वोल्टेज जो पैदा हुआ, इस वोल्टेज के कारण इसमें जो करंट आई, उस करंट की दिशा विद्युत वाहक बल की दिशा अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं हेलिस के नियम से। क्योंकि ये एन ध्रुव है, इसकी तरफ अंगूठा कर दूं इधर यूं, तो इसका मतलब मेरे चारों अंगुलियां किधर है? चारों अंगुलियां किधर? नीचे की ओर है। इसका मतलब है इस कुंडली में धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक है भाई? तो ये लेंज के नियम की दूसरी स्टेप है। टोटल 18 स्टेप है, उनमें से मैं 2-3 स्टेप ही समझाता हूँ, लेकिन
अपने चुंबक का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें सारी स्टेप बताऊंगा धीरे धीरे बढ़िया तरीके से, और नियम भी उसमें थोड़े अलग तरीके से पढ़ेंगे अपन। एक बार तो ट्रांसफॉर्मर पढ़ने के लिए नॉर्मल तरीके से नियम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर में अपन को दिक्कत ना आए। अब देखो इसी को थोड़ा सा चेंज करो, इसका ये एन ध्रुव बन गया, ये एस बन गया, इसमें धारा इस प्रकार से यार, इसका मतलब इसमें करंट है, इधर से करंट आई है कुंडली में, और इधर से धारा यूं जा रही है, इसमें करंट यूं जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है। अब इस कुंडली को दूर ले जाने के बजाय यदि अपन पास लेके आएंगे तो फ्लक्स में वृद्धि होगी, फ्लक्स में वृद्धि होगी, इसका मतलब परिवर्तन होगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा, वृद्धि होगी, उत्पन्न विद्युत वाहक बल वृद्धि का विरोध करेगा। इसका मतलब है कुंडली दूर जाने की कोशिश करेगी, दूर जाने की कोशिश करेगी तो ये क्या बन जाएगा, ये एन ध्रुव बनेगा, ये क्या बनेगा, एच ध्रुव बन जाएगा। तो ये एन बन गया, ये एस बन गया, एन की तरफ अंगूठा कर दो तो अब की बार धारा यूं चली जाएगी। इसका मतलब है करंट की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हो इसमें। तो अब आते हैं अपन एक बार ट्रांसफॉर्मर पर। किस पर आते हैं, ट्रांसफॉर्मर पर। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मर पर। अब पढ़ते हैं भाई अपन ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर अपना पढ़ने का और पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग है। ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के बारे में, वाइंडिंग के बारे में, तेल के बारे में, ब्रीदर है, एक्सप्लोजन इवेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बॉडी है, इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं, है ना। देखते हो आप गली पे, नुक्कड़ पे, अपने खेतों में हर जगह ट्रांसफॉर्मर देखते हो। ये बॉडी के बारे में ये अपने चैप्टर खत्म होने के होता है ना, लास्ट लेक्चर में बताते हैं अपन। ठीक है ना। अपन को तो ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है। ठीक है ना। पहले प्रिंसिपल पढ़ो बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से प्रिंसिपल पढ़ना है अपन को कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर ये ट्रांसफॉर्मर की कोर है, किसकी बनी होती है, कौन से पदार्थ की बनी होती है, इसका तो लेक्चर अलग आएगा। ये तो बॉडी है, बॉडी के बारे में बाद भी पढ़ेंगे। पहले इसका सिद्धांत पढ़ते हैं कि ऐसी थ्योरी के बिना देखो अपन इसको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं ना। सारे नियम यहाँ पर काम आएंगे। तो मैं एक बार ही कुंडली लपेटता हूँ, नीचे से लपेटूँ या ऊपर से, अरे किधर से लपेट दो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मैं ऊपर से लपेट कर देखता हूँ ये कुंडली इस प्रकार से। इस प्रकार से लपेटता हूँ और इधर से मैं इसको एसी सप्लाई दूंगा। कौन सी सप्लाई दूंगा, एसी वोल्टेज दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मर तो डीसी पर काम ही नहीं करता, पता है आपको क्यों काम नहीं करता, वो भी बताएंगे क्यों काम नहीं करता। इधर से वाइंडिंग ऊपर से किधर से लपेट दो, मैं नीचे से लपेटता हूँ इधर से। मेरा थोड़ा अलग तरीका है, किधर से लपेट दो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं इस पर लोड जोड़ कर, ये लोड जोड़ दिया मैंने। अब देखो ये लोड जोड़ा है मैंने, तो इस लोड में देखो मैंने आर और एल दोनों दिखाया है। क्यों दिखाया है कि ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज देता है अपन को, और एसी पर लोड जोड़ते हैं सेकेंडरी कुंडली पर, तो वो इंडक्टिव लोड ही होते हैं। मतलब यहाँ पर जो लोड होगा, मतलब प्रतिरोध तो होगा ही होगा लोड का, और उसका इंडक्टेंस भी होगा। तो ये इस प्रकार से दिखाते हैं कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड है। इस प्रकार दिखा दी, जैसे बात के चलो बल्ब जोड़ दिया अपन ने, कोई भी जोड़ दिया, कोई चीज़ जोड़ दी, और यहाँ से अपन ने एसी वोल्टेज दिया। एसी वोल्टेज को अपन किस प्रकार से डिनोट करते हैं, V बराबर VM साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है एसी वोल्टेज किस प्रकार से चलता है, एसी वोल्टेज है इस प्रकार से चलता है। कैसे, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो जिसे लिख रहे 180 डिग्री तक, यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर पूरा हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर है, फिर एक चक्कर, मतलब एक सेकंड में इस प्रकार के 50 चक्कर होते हैं। कितने चक्कर होते हैं, 50। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब नहीं है कि आप इसको पॉजिटिव दिखाओ तो इसको नेगेटिव दिखा दो, यदि इसको पॉजिटिव दिखाओ तो इसको नेगेटिव दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तो मतलब है दिशा चेंज होना, करंट की दिशा
चेंज होना। आपको पता नहीं एसी वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री यहाँ से, फिर ये सॉरी ये 180 डिग्री है यहाँ पर 180 डिग्री, और ये 360 डिग्री। 0 से 360 डिग्री तक का जो चक्कर होता है उसको अपन पूर्ण चक्र बोलते हैं। माफ करना भाई, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर है, और 50 हर्ट्ज आवृत्ति का मतलब है 1 सेकंड में इस प्रकार के 50 चक्कर पूरे होते हैं। 1 सेकंड में कितने चक्कर होते हैं? 50 चक्कर पूरे होते हैं। अब देखो इसको समझना एक बार मैं ये काम करता हूँ, एक बार इसका लोड हटा देता हूँ, मतलब मैं इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन कर देता हूँ। ओपन कर दी मैंने, या लोड जोड़ दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार मैं इसको देखता हूँ कि डीसी पर काम करता है कि नहीं करता। डीसी पर तो काम कैसे करेगा भाई मैं यहाँ से इसको, अभी भी अपन ने समझा कि मैं यहाँ से इसको डीसी सप्लाई दूंगा। कौन सी सप्लाई दूंगा? यदि इसको डीसी दूंगा, मान के चलो डीसी सप्लाई दी मैंने, इधर से धारा प्रवाहित हुई, तो ये धारा प्रवाहित होगी तो कुंडली में यूँ धारा जाएगी तो ये कुंडली चुंबक बनेगी तो इसका फ्लक्स पैदा होगा, इस कोर में सर्कुलेट होगा फ्लक्स। लेकिन डीसी धारा के कारण जो फ्लक्स पैदा होगा वो स्थिर स्वभाव का होगा। क्या होगा? स्थिर स्वभाव का होगा। तो सेकेंडरी कुंडली में वोल्टेज ही पैदा नहीं होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत भाग पैदा नहीं होगा, तो अपना लोड कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा। पहली बात तो किताब में लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर को डीसी पर नहीं जोड़ते क्योंकि उसकी प्राथमिक कुंडली जल जाती है। भाई जल जाती है, मैं भी मानता हूँ जलती है। क्यों जलती है? क्योंकि डीसी धारा के कारण कुंडली में इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा नहीं होगा। क्योंकि तांबे की कुंडली है, प्रतिरोध बहुत कम है, तो ये कुंडली जल जाएगी, करंट बहुत ज़्यादा आएगी इसमें। इसका जवाब अपने पास है, यदि प्राथमिक कुंडली जल जाती है तो इसके श्रेणी में यहाँ पर उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ दो, रेजिस्टर जोड़ दो, जोड़कर इस कुंडली को जलने से बचा सकते हैं ना। फिर भी ट्रांसफार्मर डीसी पर काम नहीं करता क्योंकि इसकी सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल पैदा ही नहीं हुआ, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आया, तो यहाँ करंट कहाँ से आएगी? तो अपन अब लोड कहाँ से जोड़ेंगे? तो इसका एग्जैक्ट जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर को यदि अपन डीसी पर जोड़ते हैं तो न तो प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, न ही सेकेंडरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। दोनों ही कुंडलियों में विद्युत वाहक बल नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली जल जाती है। क्यों जलती है? क्योंकि प्राथमिक कुंडली में इंडक्टिव इंडक्टेंस पैदा नहीं होता, जिसके कारण इसकी कोई प्रतिबाधा तो होती नहीं है, केवल प्रतिरोध ही होगा। जो प्रतिरोध होगा इसका इंडक्टेंस तो पैदा ही नहीं होगा ना इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। तो इसका प्रतिरोध, चूंकि तांबे के तार का प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध कम होगा तो इसमें धारा बहुत ज़्यादा आएगी, प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। 2 पॉइंट है, ठीक है। अपन तो इसको एसी पे जोड़ते हैं। किस पे जोड़ते हैं? क्योंकि अपन को तो ट्रांसफार्मर को एसी पे पढ़ना है। एक बार मैं इसकी सेकेंडरी कुंडली यहाँ से ओपन रखता हूँ भाई। मैं ओपन का मतलब है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, एट नो लोड। ओपन का मतलब इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि एट नो लोड, मतलब ये ट्रांसफार्मर नो लोड पर है या सेकेंडरी ओपन है, एक ही बात है। नो लोड पर तो दूसरा तरीका भी हो सकता है कि यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया, लोड नहीं जोड़ा, वो भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपने क्या किया? इस पर लोड नहीं जोड़ा। अब देखो एक बार समझो, प्राथमिक कुंडली को अपन ने एसी वोल्टेज की सप्लाई दी। एसी वोल्टेज इस प्रकार से फ्लो होता है कंडक्टर में। एसी धारा, एसी वोल्टेज एक ही बात है, इस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है 0 से 180 डिग्री इस कुंडली में। एक बार आप प्राथमिक कुंडली को देखो, एक बार 0 से 180 डिग्री तक मानना कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो इसमें मानना कि तो करंट इधर से जाएगी, यूँ करंट जाएगी कुंडली में, जाएगी कि नहीं जाएगी? फिर 180 पर आते ही वोल्टेज 0, कुंडली में करंट 0। 180 से 360 डिग्री तक ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इस कुंडली में करंट इधर से जाएगी, दोनों ओर से करंट आएगी, और 1 सेकंड में 50 बार करंट इधर से आएगी, 50 बार ही इधर से आएगी। इसको समझने के बाद अपन को पता चलेगा 1 घंटे बाद में कि ट्रांसफार्मर आवृत्ति चेंज क्यों नहीं करता। अब अपने रेफरेंस मान लेते हैं, इतना पता है भाई एसी धारा चेंज होती है समय के साथ, आपको पता है। तो इसको एसी वोल्टेज के साथ अपने जोड़ा, तो जोड़ते ही इसमें इधर से धारा प्रवाहित हुई। अपन आधे साइकिल की कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं एक बार अपन, इससे पूरा समझ में आ जाएगा। ये इधर से करंट आई,
इसमें इधर से करंट आएगी, यूँ करंट आएगी, इधर से करंट आ रही है, यूँ घूम के वापस इधर से करंट आ रही है, वापस करंट आ रही है, यूँ करंट जा रही है, इधर से होकर वापस इसमें यूँ करंट आ रही है। अब इसमें यूँ करंट आ रही है तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने हेलिक्स का नियम, इसमें यूँ करंट गई तो कुंडली चुंबक बनेगी नहीं बनेगी भाई। इसका मतलब है धारा की दिशा में चारों अंगुलियाँ दिखा दो, यूँ चारों अंगुलियाँ दिखा दी तो अंगूठा किधर है ऊपर, इसका मतलब है ये क्या बन गया, एन ध्रुव। क्या बन गया, एन ध्रुव। और ये क्या बन गया, एस ध्रुव। ये एक बार मैं प्लस की डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको, ये एन ध्रुव बन गया, ये एस ध्रुव बन गया। इसका मतलब है एन से एस की ओर फ्लक्स प्रवाहित होता है। इसका मतलब है इसमें इधर से इस एन ध्रुव से यूं फ्लक्स निकलेगा, इधर से यूं फ्लक्स निकलेगा, यूं फ्लक्स निकलेगा इसमें, इधर से इसमें यूं फ्लक्स प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, ये फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स आया। इसमें ऐसी धारा प्रवाहित करी, ऐसी धारा समय के साथ चेंज होती है। ऐसी धारा के कारण जो प्राथमिक कुंडली फ्लक्स पैदा कर रही है तो वो फ्लक्स भी चेंज होगा कि नहीं होगा, फ्लक्स चेंज होगा भाई, फ्लक्स चेंज होगा। अब ये फ्लक्स जब कुंडली फ्लक्स पैदा कर रही है तो ये फ्लक्स इस कुंडली से भी जुड़ रहा है, ये इस कुंडली, पहले तो इस कुंडली से जुड़ रहा है खुद से ही, तो इस कुंडली से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में विद्युत वाहक पैदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अभी पहले पढ़ा था अपन ने, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी, होगा कि नहीं होगा। अब प्राथमिक कुंडली में तो इसको E1 दिखा दो, E1 का मतलब प्राथमिक, P दिखा दो प्राइमरी, N1 प्राथमिक कुंडली के टर्न्स, एक ही बात है, इस प्रकार से दिखा दो। अरे यही फ्लक्स जो इस कुंडली से जुड़ रहा है और वो सेकेंडरी से भी जुड़ रहा है और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इस कुंडली, ये कुंडली चाहे यहाँ से शॉर्ट है चाहे ओपन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, विद्युत वाहक बल तो इसमें भी पैदा हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल पैदा हो गया। इसको E2 दिखा दो, E2 बराबर माइनस N2 डी फाई बाई डी टी, इसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो गया, लेकिन इसमें करंट नहीं आ रहा, करंट जीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसकी वाइंडिंग ओपन है, करंट क्या है इसमें, जीरो है। कितनी है, जीरो करंट है। एक बार नो लोड पर समझते हैं इसको आप आराम से, इसको यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। अब अगली हाफ साइकिल देख, मतलब 0 से 180 तक समझा है मैंने, एक बार 0 से 180 तक देखा है। अब मैं 180 से 360 डिग्री तक को मैं इसमें मार्क नहीं करूँगा, ऐसे समझाऊंगा। 0 से 180 तक ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो 180 से 360 तक ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इस प्राथमिक कुंडली में धारा इधर से जाएगी, धारा इधर से यूँ जाएगी, तो अब की बार एन ध्रुव ये बन जाएगा। कौन सा बनेगा, एन ये बनेगा और एस ये बनेगा। अब यही फ्लक्स जो इधर से जा रहा था, अब ये फ्लक्स इधर से यूँ एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा। अब फ्लक्स क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो दोनों कुंडलियों से फ्लक्स जुड़ रहा है, तो दोनों कुंडलियों में विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और वो विद्युत वाहक बल पैदा कितना होगा, इतना होगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात आती है प्रिंसिपल की, तो मैं एक बार इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, नीचे से थोड़ा सा इतना, और दोबारा इसको आराम से समझते हैं। पूरा इरेज करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं पूरा इरेज कर देता हूँ एक बार में इसको। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाकर आराम से समझते हैं। कुंडली अपन रेड कलर से लपेट देते, क्या फर्क पड़ता है इसे, ग्रीन कलर से लपेट दो, ग्रीन के ले लेते हैं। और इसको इधर से एसी वोल्टेज का सिंबल ऐसा होता है, तो यहाँ से अपन ने एसी वोल्टेज दिया, कितना दिया
V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इधर सेकेंडरी वाइंडिंग को अपन ने ओपन रखा है, इसको एक बार अपन ने ओपन रखा है। ये 8 नो लोड की बात है, ट्रांसफॉर्मर 8 नो लोड, मतलब कोई लोड नहीं जोड़ा, इसका मतलब है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है एक बार, ठीक है भाई। अब देखो एक बार, जैसे ही भाई ये कुंडली है, तो कुंडली है तो कुंडली का प्रतिरोध भी होगा कि नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, इस कुंडली में यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि जब ये कुंडली है तो कुंडली का प्रतिरोध भी होगा, यहाँ पर दिखा सकते हैं प्रतिरोध भी होगा। और इसमें ऐसी धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कुंडली में इंडक्टिव रिएक्टेंस भी पैदा होगा, इसका मतलब ये कुंडली का इंडक्टेंस है। और इसमें इंडक्टेंस का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ये प्रतिरोध हो गया R और हो गया XL, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। अभी सेकेंडरी में करंट नहीं आई, सेकेंडरी में आएगी तो बाद की बात है। एक बार मैं इसको नो लोड से बता रहा हूँ। जैसे ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कुंडली को ओपन रख कर प्राथमिक कुंडली को एसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, तो ये इतना तो मैंने बता दिया, ये एन ध्रुव बनेगा, एस बनेगा, इसमें फ्लक्स यूँ सर्कुलेट होगा 180 से 360 तक, ये एन बनेगा, ये एस बनेगा, फ्लक्स सर्कुलेट होगा नहीं होगा। तो एक बार मैं फ्लक्स भी दिखा देता हूँ, इसमें फ्लक्स भी होगा, थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि इसमें ये फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? ये फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है इसमें, इसको क्या बोलेंगे? फाई फ्लक्स। और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज पैदा हो जाएगा, कितना पैदा हो जाएगा? ये देखो E1 बराबर कितना है? -N1 d फाई बाई dt। और सेकेंडरी में भी विद्युत आवेश उत्पन्न होगा, चाहे ओपन है चाहे शॉर्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। E2 बराबर -N2 d फाई बाई dt, इसमें भी विद्युत आवेश पैदा हो गया। जैसे सेकेंडरी ओपन रखकर प्राथमिक कुंडली को ऐसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो प्राथमिक कुंडली में बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित, इस कुंडली में जो धारा आएगी ना, करंट फ्लो होगी ना, ये बहुत कम होगी, बहुत कम। ये फुल लोड धारा की 2 से 3% ही होती है, बहुत कम धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को अपने नो लोड जीरो लोड, नो लोड प्राथमिक धारा भी कहते हैं, या इसको IE एक्साइटिंग करंट उत्तेजक धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तेजक धारा भी कहते हैं। अभी इतनी धारा कम क्यों प्रवाहित होती है? कम धारा प्रवाहित क्यों होती है, इसको देखते हैं एक बार। क्यों? देखो एक बार, ट्रांसफार्मर का प्रतिरोध है ही है। जैसे इसमें AC वोल्टेज जोड़ेंगे, AC वोल्टेज की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज। क्या है? 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज आवृत्ति है तो प्राथमिक कुंडली है, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस जो पैदा होगा XL बराबर, ये क्या हो जाएगा? XL का सूत्र क्या होता है? 2 पाई F और L। इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 2 है, पाई का मान 3.14, इंडक्टेंस अलग से पैदा होगा जो होगा, तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और ऊपर से थोड़ा बहुत इसका प्रतिरोध भी है। तो अब इस प्राथमिक कुंडली में यदि अपन धारा ज्ञात करते हैं तो धारा का क्या सूत्र होगा? AC परिपथ में यदि अपन करंट ज्ञात करते हैं ना, तो AC परिपथ का सूत्र होता है V/Z, मतलब वोल्टेज में प्रतिबाधा का भाग देना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध और XL दोनों मिल गया, और प्रतिरोध और XL दोनों का जो सदिश होगा उसको अपन प्रतिबाधा कहते हैं। अब प्रतिबाधा का वो इस प्रकार से डिनोट करते हैं, Z को कैसे लिखते हैं? √R² प्लस XL का स्क्वायर, और XL बराबर क्या है? 2 पाई FL। तो जैसे ही सेकेंडरी ओपन है, फिर प्राथमिक को अपन सप्लाई देते हैं, तो ये धारा बहुत कम प्रवाहित क्यों होती है? क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगा। पहली बात, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो इसकी प्रतिबाधा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। प्रतिबाधा ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें धारा कम होगी। दूसरी चीज़, प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक पैदा होगा ना, ये विद्युत वाहक जब तक लोड पर नहीं जोड़ते तब तक ही बता रहा हूँ मैं, ये विद्युत वाहक इधर जो सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर पैदा हो जाएगा, लगभग बराबर। जैसे मान के लो मैंने यहाँ से 100 वोल्टेज दिया तो यहाँ पर 98 वोल्टेज पैदा हो जाएगा।
तो कहने का मतलब है ओवरऑल इस प्राथमिक कुंडली का जो विभवांतर है वो विभवांतर घट जाता है। एक तो विभवांतर घट गया, दूसरा कारण इसका फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने के कारण इसकी प्राथमिक कुंडली का इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, अधिक होगा, जिससे प्रतिबाधा अधिक होगी, प्राथमिक कुंडली में धारा बहुत कम प्रवाहित होगी। इस धारा को अपन कहते हैं नो लोड प्राथमिक धारा या उत्तेजक धारा या एक्साइटिंग करंट, एक ही बात है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा और अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई ये सर्किट है, ऐसी सप्लाई दी, यहाँ पर वोल्टेज पैदा हो गया, कितना हो गया E1 बराबर जो भी पैदा हो गया। मान के चलो मैंने यहाँ से 100 वोल्टेज की सप्लाई दी, कितने की दी 100 वोल्टेज की सप्लाई दी। तो मैंने क्या कहा कि जब तक सेकेंडरी ओपन रखते हैं तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज पैदा होगा ना, वो सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर पैदा होगा। मान के लो 100 वोल्टेज दिया तो यहाँ पर मानो कि 99 या 98 वोल्टेज पैदा हो गया, कितना हो गया 98। अरे ये अब इस प्राथमिक कुंडली में यदि अपने करंट याद करते हैं ना, ये करंट कितनी आ रही है, तो करंट याद करने का सूत्र ये होगा वोल्टेज ये V सप्लाई वोल्टेज माइनस जो विद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, क्यों इसका ये प्लस ये है तो इसका भी प्लस ये होगा, प्लस प्लस आमने सामने, माइनस E1 बटा ZP प्राथमिक कुंडली की प्रतिबाधा। अब मान के लो यहाँ से 100 ले लिया मैंने, वोल्टेज कितना है 100, सप्लाई वोल्टेज कितना पैदा हुआ, एक एग्जाम्पल लिया मैंने 98, कितना हुआ 98 बटा प्रतिबाधा भी आएगी नहीं आएगी, यहाँ पर R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर है, XL क्या हो जाए 2πfL, तो ऊपर से तो इसकी प्रतिबाधा ज़्यादा हो जाएगी नहीं हो जाएगी, प्रतिबाधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये क्या है प्राथमिक कुंडली विभवांतर, ये घट जाएगा, घट देखो 100 में से 98 कितना बचा, 2 वोल्टेज बचा कि नहीं बचा, तो विभवांतर घट जाएगा। तो यहाँ से देखो पहला बनने वाला सवाल यही है कि जैसे ही अपन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन रखकर प्राथमिक कुंडली को ऐसी सप्लाई देते, ऐसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है, वो धारा बहुत कम होती है, बहुत कम। और कितनी कम होती है, उस धारा का मान है फुल लोड धारा का 2 से 3% ही होता है, और उसको अपन नो लोड प्राइमरी धारा कहते हैं या एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं। इसे कई किताबों में I0 से दिखाया हुआ है, कई किताब इसको IE से दिखा देती है। इसको उत्तेजक धारा, एक्साइटिंग करंट या नो लोड प्राथमिक धारा, एक ही बात है। अब यह धारा कम क्यों प्रवाहित होती है, कम प्रवाहित होने का पहला कारण प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्राथमिक कुंडली का विभवांतर घट जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्राथमिक कुंडली में एसी सप्लाई देने पर एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, जिससे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस फलस्वरूप प्रतिबाधा उच्च होती है और धारा घटती है। 2 कारण है इसके ठोस, ध्यान रखना, दोनों कारण बढ़िया हैं। अब इसको मैं लोड पर जोड़ता हूँ, अभी लोड पर नहीं जोड़ा, अब इसको लोड पर जोड़ता हूँ, ठीक है भाई। इसको मैं एक बार लोड पर जोड़ता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से इरेज भी करना पड़ेगा। अब पूरा इरेज करता हूँ। अब लोड वाली स्टोरी पढ़ते, देखो 8 लोड, इंटरेस्टिंग चीज तो यही है 8 लोड, ट्रांसफॉर्मर 8 लोड, 8 लोड। तो एक बार अपन डायग्राम बना लेते हैं एक बार दोबारा ट्रांसफॉर्मर का। एट लोड, यहाँ से वोल्टेज देंगे, कौन सा वोल्टेज देंगे, एसी वोल्टेज देंगे। एसी वोल्टेज को कैसे डिनोट करते हैं, V बराबर VM साइन ओमेगा टी से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। ये इसकी दिवाली सेकेंडरी वाइंडिंग ले लेते हैं, नीचे से लेता हूँ मैं कुंडली, और यहाँ पर लोड जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, लोड। मान के चलो मैं एक बल्ब जोड़ देता हूँ। अब आप सोचोगे सर बल्ब कैसे जलेगा, अरे मान लो, अरे बल्ब का मतलब है बल्ब जैसा कोई मैं इंडक्टिव लोड जोड़ता हूँ कि बल्ब जोड़ दिया। एक बार सोचो, बल्ब का फिलामेंट, ये बल्ब जोड़ दिया, तो बल्ब का जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट का प्रतिरोध भी होगा,
प्रतिरोध होगा तो उसका इंडक्टेंस भी होगा। इसका मतलब है प्रतिरोध है, प्रतिरोध को प्रतिरोध और इंडक्टेंस इस प्रकार दोनों से मिक्स दिखा देते हैं। ये लोड हो गया, ये कौन सा लोड हो गया, ये इंडक्टिव लोड है। कौन सा लोड है, इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव भार है, ऐसे बोल दो आप, प्रेरणिक भार। अब देखो एक बार, अब इसको दोबारा रिवाइंड यहाँ से अब दोबारा पढ़ने की जरूरत है अपन को ढंग से तरीके से। देखो जैसे मैं इसको यहाँ से ऐसे वोल्टेज की सप्लाई दूंगा, प्राथमिक कुंडली में एक धारा प्रवाहित होगी। मैंने अभी भी बताया, वो तो पहले से प्रवाहित हो रही थी। एक बार सोचो कि मैंने यहाँ पर ओपन, यहाँ से ओपन कर दिया, क्या कर दिया, यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन है तब तक क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, धारा का नाम है उत्तेजक धारा, ठीक है। और यहाँ से एक फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है, ये फ्लक्स ऐसे, ये फ्लक्स भी प्रत्यावर्ती प्रकार का ही होगा। ये फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन मुख्य फ्लक्स, मेन फ्लक्स एक ही बात है। ये फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है, फ्लक्स फाई, फ्लक्स प्रवाहित होगा तो इस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में यहाँ पर विद्युत वागल पैदा होगा। विद्युत वागल पैदा कितना होगा, E1 बराबर माइनस N1 d फाई बाई dt। और ओपन है तो क्या हुआ, सेकेंडरी में भी विद्युत वागल पैदा हो, कितना होगा, E2 बराबर माइनस N2 d फाई बाई dt। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार, यदि सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन रहती है तो प्राथमिक कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है, बहुत कम होती है। उस धारा को कहते हैं नो लोड प्राथमिक धारा या उत्तेजक धारा। इसका मान फुल लोड धारा का 2 से 3% होता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी विद्युत वागल पैदा हो गया, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग से भी जो परिवर्तनशील फ्लक्स है इससे भी जुड़ रहा है, लेकिन इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही मैं सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ता हूँ, तो इसमें भी धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, इसमें भी धारा प्रवाहित होगी। माना ये सेकेंडरी धारा है I2। अब ये धारा, आप ये सोचेंगे सर ये धारा इधर से प्रवाहित क्यों हुई, इधर से भी तो हो सकती है। हाँ भाई हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। इसके लिए अपन को लेंज का नियम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, लेंज का नियम। जैसे समझ लो एक बार आप, चलो वो मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। एक बार मान लो कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2। क्या प्रवाहित हो रही है, I2। ये इधर से भी हो सकती है, इधर से भी। अरे भाई ऐसी धारा है तो दोनों ओर, इधर दोनों ओर से करंट आएगी, तो सेकेंडरी में भी दोनों ओर से करंट आएगी। अपन ने तो एक रेफरेंस लिया, इसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। जैसे ही इस कुंडली में धारा I2 प्रवाहित होगी तो ये कुंडली भी चुंबक बनेगी, ये भी अपना खुद का फ्लक्स पैदा करेगी। और ये फ्लक्स पैदा कैसे करेगी, लेंज के नियम के अनुसार उन कारणों का विरोध करेगा जो फ्लक्स पैदा होगा, उन कारणों का विरोध करेगा जिसके कारण पैदा हुआ। इसका मतलब है इधर सामने से जो फ्लक्स आ रहा है, इस सामने से जो फ्लक्स आ रहा है इसके कारण पैदा हुआ, वो इस फ्लक्स का विरोध करेगा। तो ये इसका एन ध्रुव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ऐसे ध्रुव बन जाएगा। और सेकेंडरी कुंडली अपना खुद का फ्लक्स पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी, खुद का फ्लक्स पैदा करेगी, जो मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में होगा, जो इधर से यूं सामने से फ्लक्स प्रवाहित होगा। ये सामने से क्यों होगा, ये लेंज के नियम के अनुसार प्रवाहित, तो सामने से फ्लक्स होगा यूं, ये सामने से फ्लक्स आएगा, यूं सामने से फ्लक्स आएगा ऐसे। इस फ्लक्स का नाम दे दो आप φ2, अपनी तरफ से दे दो φ2, ये सेकेंडरी फ्लक्स होगा। ठीक है भाई। जैसे ही सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड पर जोड़ते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी धारा प्रवाहित होगी, जो वो धारा सीधी लोड में जाएगी, उसको लोड धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको लोड धारा। ये धारा प्रवाहित होगी तो सेकेंडरी धारा के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग भी अपना खुद का फ्लक्स पैदा करेगी। वो फ्लक्स लेंज के नियम के अनुसार मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। ये फ्लक्स इधर से इधर आया। एक बार सोचो कि लोड नहीं जोड़ा तो इधर मुख्य फ्लक्स की मान के चलो, फ्लक्स की 100 लाइनें जा रही, कितनी जा रही है, फ्लक्स की 100 लाइन जा रही है। कितनी जा रही थी, 100 लाइन जा रही थी। जैसे ही लोड पर जोड़ा, लोड पर जोड़ते ही सामने सेकेंडरी वाइंडिंग ने भी फ्लक्स पैदा किया। मान के चलो इसने 60 लाइन पैदा कर दी। कितनी पैदा कर दी, 60 लाइन। 100 फ्लक्स की लाइनें इधर जा रही है, 60 सामने से आ रही है, तो ओवरऑल कोर में कितना फ्लक्स बचा, 100 में से सामने वाला फ्लक्स घट जाएगा, 40 लाइन ही बचेगी।
तो जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड पर जोड़ते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स पैदा करेगी जो मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा, जिसके फलस्वरूप कोर का कुल फ्लक्स घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? अरे भाई लोड जोड़ने से पहले, माना लोड जोड़ने से पहले से पर ये इधर वाला फ्लक्स है वो मुख्य फ्लक्स 100 लाइन थी, फ्लक्स की लाइन कितनी थी 100। लोड जोड़ते सामने से 60 आगे कितनी बची 40। तो ओवरऑल कुल फ्लक्स घटा कि नहीं घटा? कोर का कुल फ्लक्स घटा, कोर का कुल फ्लक्स घटा। तो देखो फ्लक्स कुल, ये कुल फ्लक्स तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे? कोर का कुल फ्लक्स घटा, ये यहाँ से कोर का कुल फ्लक्स घटेगा, ये घटेगा तो ये विद्युत वाहक बल भी घटेगा। घटेगा कि नहीं घटेगा? भाई लोड जोड़ा, लोड जोड़ते सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा आई, धारा के कारण सेकेंडरी कुंडली ने फ्लक्स पैदा किया और वो मुख्य फ्लक्स की विपरीत दिशा में आ रहा है। तो ओवरऑल कोर का कुल फ्लक्स घटा, कुल फ्लक्स घटा तो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल भी घटा। घटा कि नहीं घटा? अब विद्युत वाहक बल घटने से क्या होगा? देखो बार पहले नो लोड पर अपने करंट क्या ज्ञात करी थी अपने प्राथमिक धारा, ये तो थी ना I1 बराबर V माइनस E1 बटा Z1 जो भी है Z1, ठीक या ZP। सामने से फ्लक्स आया, मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में आया, कोर का कुल फ्लक्स घटा, कुल फ्लक्स घटा तो प्राथमिक विद्युत वाहक बल घटा, और प्राथमिक विद्युत वाहक बल घटेगा तो ये तो ओनली ये E1 घटेगा, तो इन दोनों का विभवांतर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई बताओ आप? अरे मान लो पहले ये 100 था और ये 98 था, अंतर कितना था 2। अब ये 100 है, ये भी, ये घटकर 98 के बजाय मान के लो 60 पर आ गया, तो कितना अंतर है? अंतर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इसका मतलब है सेकेंडरी धारा प्रवाहित होती ही सेकेंडरी वाइंडिंग फ्लक्स पैदा करेगी, मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में आएगा, जिसके कारण कुल फ्लक्स घटेगा, कुल फ्लक्स घटेगा, विद्युत वाहक बल घटेगा। कौन सा? प्राथमिक विद्युत वाहक बल घटेगा, प्राथमिक कुंडली का विभवांतर बढ़ेगा, यहाँ पे पोटेंशियल विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो इसमें धारा, एक धारा और प्रवाहित होगी। मतलब धारा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पहले मान के लो उत्तेजक धारा थी, अब ये धारा बढ़ जाएगी। अब बढ़ी हुई जो अब बढ़ रही है ना लोड जोड़ने पर, उस धारा को अपन अलग मानते हैं। पहले वाली धारा उत्तेजक धारा है तो ये धारा और बढ़ी, इसमें धारा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इस बढ़ी हुई धारा को अपन मान लेते हैं I1 डैश। क्या मान लेते हैं? I1 डैश धारा। इस धारा को कहते हैं अपन प्राथमिक धारा। क्या कहते हैं? प्राथमिक धारा। अपन इस धारा को कहते हैं, फिर अपन इन दोनों का सदिश योग करके अरे प्राथमिक धारा को एक को दर्शा देते हैं। ठीक है भाई। अब देखो जैसे प्राथमिक, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, जैसे इस पर लोड जोड़ा, इसमें धारा बढ़ी, धारा बढ़ी मतलब प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होती इस कुंडली ने फ्लक्स पैदा किया सामने से ∅2 फ्लक्स सामने से, या कोर का कुल फ्लक्स घटा, कुल फ्लक्स घटा, प्राथमिक विद्युत वाहक बल घटा, विद्युत वाहक बल घटा, इसका विभवांतर बढ़ा, विभवांतर बढ़ा तो इसमें एक और धारा बढ़ी, और बढ़ी हुई धारा का नाम क्या है? I1 डैश। क्या नाम है? I1 डैश। अब देखो प्राथमिक कुंडली में ये धारा, अब पहले तो कौन सी धारा आ रही थी? उत्तेजक धारा। उत्तेजक धारा आती, अब उत्तेजक धारा के अलावा अब ये धारा और आ गई। पहले मान लो 2 एम्पीयर धारा आई थी, अब आ रही है 10, कितनी बढ़ी? 8। अब इसमें धारा बढ़ गई, तो बढ़ी हुई धारा के कारण ये कुंडली वही लेंज के नियम के अनुसार अपना एक और फ्लक्स पैदा करेगी, अपना एक और फ्लक्स पैदा करेगी जो मुख्य फ्लक्स की दिशा में, लेकिन सेकेंडरी फ्लक्स के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। मतलब MMF बैलेंस हो जाएगा, प्रवाहित होगा यूं। इसको नाम दे दो आप ∅1, प्रवाहित होगा। और इधर से जाने वाला फ्लक्स, उधर से आने वाला फ्लक्स, सेकेंडरी फ्लक्स और प्राइमरी फ्लक्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो और एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होने के कारण ∅1 और ∅2 दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, और ट्रांसफॉर्मर में केवल मुख्य फ्लक्स ही बचता है, सो का सो ही रहता है। ट्रांसफॉर्मर शांतिपूर्वक कार्य करता है। आई समझ में बात? एक बार थोड़ा सा है तो टिपिकल थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। लोड के देखो, लोड जोड़ने से पहले कौन सी धारा आई थी? उत्तेजक धारा। जैसे लोड जोड़ा, लोड जोड़ते ही सेकेंडरी वाइंडिंग में ये धारा आई, ये धारा आई, इस करंट के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग ने खुद ने अपना फ्लक्स पैदा किया, और वो फ्लक्स लेंज के नियम के अनुसार मुख्य फ्लक्स की विपरीत दिशा में प्रवाहित हुआ, इधर से यूं आएगा तो कोर का कुल फ्लक्स घटेगा, कुल फ्लक्स घटाएगा, प्राथमिक EMF घटेगा, प्राथमिक EMF घटेगा, कुंडली का विभवांतर बढ़ेगा, तो इसमें एक और धारा प्रवाहित होगी, बढ़ी हुई धारा का नाम है I1 डैश। अब देखो इस बढ़ी हुई धारा के कारण प्राथमिक कुंडली एक और अपना फ्लक्स पैदा करेगी जो मुख्य फ्लक्स की दिशा में तथा सेकेंडरी फ्लक्स विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा। MMF बैलेंस के कारण ∅1 और ∅2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोर में केवल मुख्य फ्लक्स बचेगा, ट्रांसफॉर्मर शांतिपूर्वक कार्य करेगा। ठीक है भाई।
अब ये विद्युत आकुल पैदा कितना हुआ, ये विद्युत आकुल पैदा कितना हुआ, एमएमए बैलेंस, एमएमए बैलेंस देखते हैं अपन एक बार। एमएमए बैलेंस क्या होता है, देखो आप, मैं एक बार इसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ, चलो मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, इसको पूरा हो गया कि इसको कर सकता हूँ इरेज, इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। एमएमए बैलेंस, एम एफ बैलेंस, देखो पहले देखो एमएमएफ क्या होता है। ये कोई कुंडली है, यदि इस कुंडली में घेरों की संख्या n है और इसमें यदि धारा I प्रवाहित होती है तो इसका एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, चुंबकत्व वाहक बल, वो कितना होगा, कुंडली घेरों की संख्या को धारा से गुणा कर दो तो इसका एमएमएफ क्या हो जाएगा, एमएमएफ क्या हो गया, n इंटू आई। आई समझ में बात। इसी प्रकार मैंने क्या बताया, एमएमएफ बैलेंस, इसका मतलब है बैलेंस में हो जाएगा, मतलब प्राथमिक कुंडली का एमएमएफ और द्वितीय कुंडली का एमएमएफ दोनों बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है प्राथमिक एमएमएफ इज इक्वल टू द्वितीयक एमएमएफ। तो प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या क्या है, N1, धारा क्या है, I1। सेकेंडरी कुंडली में टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, N2। करंट क्या है, धारा बोलो, करंट बोलो, धारा हिंदी में ज़्यादा बोलने क्या देते हैं मेरे को, N2 इंटू I2। ठीक है, ये एमएमएफ बैलेंस हो गया। इसका मतलब प्राथमिक फ्लक्स का मतलब ∅1 और ∅2 एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, कोर में केवल मुख्य फ्लक्स ही बचेगा जो पहले नो लोड पर प्राइमरी वाइंडिंग जो फ्लक्स पैदा कर रही थी। अब इसको कर दो ऐसे, देखो N2 में N1 का भाग दे दो, देखो इधर में I1 है, ये इसको रख लो, इस I2 को इधर ले आओ, इसके नीचे ले आओ, I1 बटा I2 इज इक्वल टू इधर N2, इस N1 इधर ले आओ, N1, I1 बटा I2 बराबर N1, N2 बटा N1। इसको कहते हैं रूपांतरण अनुपात के, क्या कहते हैं, के, रूपांतरण अनुपात। अनुपात के, ठीक है। अब रूपांतरण अनुपात तो फिर अब और भी पढ़ेंगे आगे। अब एक बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है, लेकिन आवृत्ति चेंज नहीं करता। ठीक है ना, आवृत्ति रूपांतरित नहीं करता। प्राथमिक की जितनी आवृत्ति होगी उतनी सेकेंडरी वाइंडिंग की आवृत्ति होगी। जैसे ही अपन ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ाते हैं तो सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा बढ़ेगी। लोड का मतलब है लोड जोड़ दिया, लोड बढ़ेगा तो हमेशा धारा बढ़ेगी, धारा का मतलब करंट बढ़ेगी। तो सेकेंडरी पर जैसे लोड जोड़ेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड बढ़ेगा मतलब लोड करंट बढ़ेगा, तो प्राथमिक ऑटोमेटिक करंट बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपन कांच में मुंह देखते हैं पर अपन हंसते हैं तो सामने वाले शक्ल भी हंसती है, उसी प्रकार से जैसे इधर लोड बढ़ाएंगे इधर ये धारा बढ़ेगी तो प्राथमिक भी धारा ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी उसको समझते हैं, देखो एक बार। ये लोड है भाई, लोड। जब पहले अपने लोड नहीं जोड़ा था उसमें धारा आ रही थी I उत्तेजक धारा या I0 जिसको नो लोड प्राइमरी धारा कहते हैं। ठीक है, और इधर ओपन था, इधर लोड नहीं, इसमें इधर धारा नहीं थी। जैसे इसको लोड पर जोड़ा तो इधर से भी धारा आई कि नहीं आई, I2 लोड धारा, और इधर एक करंट हो रहा है जिसका नाम है I1 डैश धारा। कौन सी धारा है, I1 डैश।
पहले फ्लक्स ये था, मुख्य फ्लक्स इधर से, मुख्य फ्लक्स आ रहा था, क्यों आ रहा था, फिर इसमें जैसे धारा आई तो सामने से एक फ्लक्स और आया जिसका नाम था सामने से φ2, पर इस फ्लक्स इधर से फ्लक्स आया तो इधर फ्लक्स घटने से ये E1 है माइनस N1 dφ/dt, फ्लक्स घटेगा तो E1 घटेगा, E1 घटेगा तो इसमें एक धारा और आएगी, कौन सी, I1 डैश, आएगी कि नहीं आएगी। फिर I1 डैश के कारण सामने से फ्लक्स एक और जाएगा इधर से, और ये फ्लक्स कौन सा होगा, φ1 होगा, और φ1 और φ2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कोर में कौन सा फ्लक्स बचेगा, केवल मुख्य फ्लक्स φ बचेगा। ठीक है, अब बात ये नहीं, बात ये है कि जैसे उधर लोड बढ़ाते हैं तो लोड धारा बढ़ने के साथ साथ ये धारा क्यों बढ़ती है, देख लो, अपने आप ही बढ़ती है, बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। देखो जैसे इधर से लोड बढ़ाएंगे, लोड का मतलब है कि इधर जैसे मान के चलो अपने एक बल्ब लगा रखा था, फिर 20 बल्ब लगा दिए, 50 लगा दिए, लोड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो इधर लोड बढ़ेगा तो इसका मतलब इधर धारा बढ़ेगी। अब जो ये धारा सेकेंडरी धारा बढ़ेगी तो सेकेंडरी फ्लक्स φ2 बढ़ेगा, ये φ2 बढ़ेगा तो ओवरऑल कोर का कुल फ्लक्स ज़्यादा घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, कुल फ्लक्स ज़्यादा घटेगा तो प्राथमिक विद्युत वाहक बल ज़्यादा घटेगा, प्राथमिक विद्युत वाहक बल ज़्यादा घटेगा तो धारा देखो प्राथमिक V माइनस E1 बटा ZP, प्राथमिक विद्युत वाहक बल ज़्यादा घटेगा, अंतर ज़्यादा बढ़ेगा, अंतर ज़्यादा बढ़ेगा तो ये धारा और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जैसे जैसे इधर लोड बढ़ाते हैं ये धारा बढ़ती है, ये धारा बढ़ती है तो ऑटोमेटिक इधर ये धारा भी ऑटोमेटिक ही बढ़ती है। ठीक है, अब देखो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज कितना है, ये सेकेंडरी में कितना है, माइनस N2 dφ/dt। अब एक बार वो वोल्टेज और निकाल कर देखते हैं। अभी बहुत लंबा चैप्टर है, 2-2 घंटे की कम से कम 10 क्लास होती है तब जाकर पूरा होता है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट तरीके से समझाते हैं। क्या हो गया इसके, यहाँ ले लो मैं एक बार। अब फूटा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाओ तो बना सकते हो, क्योंकि प्रिंसिपल थोड़ा समझ लिया अपन ने। ये प्राथमिक कुंडली है और ये सेकेंडरी कुंडली है। ठीक है भाई, इधर से वोल्टेज दिया और यहाँ पर वोल्टेज पैदा हुआ, कितना पैदा हुआ, E1, प्राथमिक विद्युत वाहक बल कितना हुआ, माइनस N1 dφ/dt, dφ/dt फ्लक्स परिवर्तन की तरह फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार N1 क्या है, प्राइमरी टर्न्स, माइनस चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार इधर का विद्युत वाहक बल माइनस N2 dφ/dt, dφ/dt, E2 ये हो गया। ठीक है, अब ये E1 और E2 कितना आया, ये कितना आता है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो पहले एक बार सोचो यार, इधर से अपन ने जब इसको ऐसी वोल्टेज दे रहे हैं तो ऐसी वोल्टेज V बराबर Vm sin ओमेगा t है कि नहीं, फिर इसमें धारा आएगी I बराबर Im sin ओमेगा t के फॉर्म में होगी कि नहीं। हालांकि कला में फर्क हो जाए, कला का मतलब है धारा वोल्टेज आगे पीछे हो जाएंगे, भाई वोल्टेज के कारण धारा आई तो धारा वोल्टेज से पीछे जाएगी, फिर धारा के कारण फ्लक्स पैदा हो तो फ्लक्स थोड़ा वोल्टेज से धारा से पीछे जाएगा। अब कितना जाएगा वो तो फेजर डायग्राम में पता चलेगा। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ऐसी वोल्टेज को Vm sin ओमेगा t से डिनोट करते हैं, तो करंट को भी I बराबर Im sin ओमेगा t से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार फ्लक्स को कैसे, जिस फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है ना इसके अंदर ये फ्लक्स, तो फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, फाई बराबर φm sin ओमेगा t, ये होगा। अब देखो ये सूत्र यूज लेते हैं कि प्राथमिक विद्युत वाहक बल कितना होता है, प्राथमिक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना है, सूत्र क्या अपना, E1 बराबर माइनस N1 dφ/dt।
और फाई क्या है, फ्लक्स, कोर वाला फ्लक्स। और फ्लक्स को कैसे डिनोट करते हैं, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी डिनोट करते हैं कि नहीं करते। तो ये फाई बराबर फाई एम, इसकी जगह फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर माइनस N1 डी बटा डी टी फाई एम साइन ओमेगा टी। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फ्लक्स जो प्रत्यावर्ती फ्लक्स है उस फ्लक्स को यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ रखी है। अब ये अवकलन है, अवकलन आपके समझ में आएगा नहीं, मैं कुछ करता हूँ, होता है तो ठीक है, आपकी कुछ समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पॉलिटेक्निकल वाले हैं तो वो समझने की कोशिश करो, 12वीं PCM वाले हैं तो आप समझ सकते हो, साइंस मैथमेटिक्स वाले, क्योंकि इसमें अवकलन गणित है। तो इसको जब अपन हल करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा N1 फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, टी माइनस 90 डिग्री, ऐसे मान के चलो। मान के नहीं चलो, ये कैलकुलेशन करते हैं, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है, उसके बाद में आता है। इसका मतलब है देखो, फ्लक्स को रेफरेंस माना तो वोल्टेज पैदा हुआ, इसमें ओमेगा टी माइनस 90 है, तो इससे ये पता चलता है कि जो विद्युत वाहक पैदा होता है ना प्राथमिक कुंडली में, वो फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चलता है। यहाँ से ये इतना तो आप याद रख सकते हो ना, ये क्वेश्चन बन गया आपका एक, कि जो विद्युत वाहक पैदा होगा प्राथमिक कुंडली में वो फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे चलता है। कितना चलता है, पीछे। अब ये तो समझ में आए तो ठीक है, ना ये तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक ऐसी वोल्टेज की समीकरण है, जो विद्युत वाहक पैदा उसकी समीकरण तो है, लेकिन अपन को तो ऐसी वोल्टेज यूज में लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं, RMS वोल्टेज यूज में लेते हैं। अपन को तो RMS मान चाहिए इसका भाई। V बराबर VM साइन ओमेगा टी है, I बराबर IM साइन ओमेगा टी है, फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी है, तो E बराबर EM साइन ओमेगा टी होना चाहिए। तो ये EM ही है, इसको गौर से देखो आप, ये EM ही है। ये क्या होना चाहिए, EM। ये वोल्टेज का जो वोल्टेज पैदा हुआ ना उसका अधिकतम मान है EM। क्या है, EM है। क्या है, EM। अब तो प्राथमिक कुंडली में अपन को तो कौन सा मान चाहिए, RMS मान चाहिए। तो आपको पता ही है, मैं RMS मान को थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको पता है ना RMS मान पढ़ा था, VRMS का क्या सूत्र है, VM बटा √2, यही तो है। या फिर 0.707 VM, ये मान लो भाई, ये मान लो, ये मान लो, तो ज़्यादातर ये यूज में लेते हैं, बढ़िया रहता है। तो इसमें EM क्या है, इसका EM तो ये है, इसका मतलब है इसका EM क्या आ गया अपने पास, EM मतलब अधिकतम मान है जो विद्युत वाहक पैदा हो, उसका कितना है, ओमेगा N1 फाई एम, ओमेगा N1 फाई एम। और अपने कौन सा चाहिए, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज पैदा हो उसका RMS मान चाहिए, E1 RMS। वो क्या हो जाएगा, VRMS VM बटा √2, इसमें क्या हो जाएगा, EM बटा √2। EM कितना है ये पढ़ा, ऐसा कैसा रख दो यहाँ पर, ओमेगा N1 फाई एम बटा √2। इसको उठाकर एक बार इधर ऊपर ले आओ, यहाँ बोर्ड पर जगह नहीं है। E1 RMS इज इक्वल टू, देखो ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ। मैंने ओमेगा का मान रख दिया, N1 है ही, और फाई एम पड़ा है, और बट्टे क्या है, √2। क्या है, √2। √2 का इसमें भाग देंगे तो √2 आएगा। अब फिर इसको सोल्व करते हैं, E1 RMS इज इक्वल टू, √2 का मान होता है 1.414, पाई का मान 3.14 मतलब 14, इंटू एफ इंटू N1 और फाई एम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो ये हो जाएगा, E1 RMS हो जाएगा 4.44 एफ N1 फाई एम। ये लो भाई, प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज पैदा हुआ RMS मान में, उसकी समीकरण ये है 4.44 एफ N1 फाई एम। अब यहाँ से भी ये सवाल अब एक एग्जाम में आया हुआ है, पता नहीं दोस्त मुझे याद नहीं है कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये आया हुआ है। देखो, ट्रांसफॉर्मर में जो विद्युत वाहक समीकरण है उसमें फ्लक्स का कौन सा मान यूज होता है। देखो, ट्रांसफॉर्मर की समीकरण ये है, वोल्टेज की समीकरण ये है, इसमें फ्लक्स ये बड़ा फाई एम, एम का मतलब मैक्सिमम, तो फ्लक्स का कौन सा मान है, अधिकतम मान है, टर्न्स है, फ्रीक्वेंसी है। यदि घेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा,
प्लस का मान बढ़ेगा तो भी वोल्टेज घटेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो भी वोल्टेज बढ़ेगा। यदि टर्न्स ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज अपने आप ही बढ़ेगा। आई समझ में बात। इसी प्रकार यदि अपन सेकेंडरी कुंडली का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाए E2 RMS, यहाँ पर N1 की जगह N2 आ जाएगा और फाई एम वही रहेगा जो दोनों कोर प्राथमिक और सेकेंडरी कोर में दोनों में एक ही फ्लक्स रहता है। ठीक, ठीक है भाई।